एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नीचे बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि योर मैजेस्टी, मैं आपकी फियांसे हूँ। चेरेला आपके साथ नहीं है, मैं स्कारलेट अरमान अकेली हूँ, आपको कौन पा सकता है। और ये सब वो एक लड़के के आगे बोल रही होती है उसको कि योर मैजेस्टी, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे प्यार करें। एंड वो ये कहते हुए रो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़का उसके आगे खड़ा था उसकी गर्दन को काट देता है। एंड ये जो है और कुछ नहीं, एक नॉवल की स्टोरी बताई जा रही होती है जिसमें हमें किंग के प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया गया और हम यहाँ पे अब उसके महल को देखते हैं। और जो राइटर है वो बोल रहा होता है कि जो मेल लीड है वो एक एम्परर कैलियोर है और वो बड़ा अत्याचारी है जिसने खुद के ही सिबलिंग्स को मार दिया था। पर उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई जब वो फीमेल लीड के प्यार में गिर गया, जो उसे अपने हाथों पर रखती है और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती है। और एम्परर की मैनेजर ने इस हादसे को दुनिया से छुपाया और इस तरीके से इस कहानी का अंत कर दिया। एंड वहाँ पे वो जो हमारी फीमेल लीड है वो बोल रही होती है कि क्या किसे परवाह है अगर इसकी कहानी का हैप्पी एंडिंग हो तो। कहानी के अंत में वो और भी बेहतर हो जाता है। और यहाँ पे फीमेल लीड बताती है कि 20 साल की उम्र में मरने के बाद उसे लगता है कि उसका यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है नॉवल में। और यहाँ पे वो उस टीरेंट की मंगेतर बन के आई है। और इधर हमारी फीमेल लीड का नाम स्कारलेट अरमान है और वो एविल सपोर्टिंग कैरेक्टर जिसने ज्वेलिसी के कारण फीमेल लीड को बुली किया और बाद में एम्परर के द्वारा मारी गई। और सभी कैरेक्टर्स में से मुझे ही मारा जाना था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और ये सभी चीज़ें नोवेल के आदि हो जाने के बाद शुरू हो गई थी। तभी जो स्कारलेट है वो खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि जो ओरिजिनल प्लॉट है अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, वरना उसको जो है बिना कुछ करे ही मर जाने का होता। स्कारलेट ने चेरेला को बुली करना स्टार्ट कर दिया था सबके सामने, पर मुझे नहीं लगता कि वो मरना डिज़र्व करती थी। पर सैडली वो जो है टिरन के खिलाफ जा रही थी। वो टेबल को खोलते हुए बोलती है कि ये सारी मुसीबतें तब शुरू हुई थी जब टिरन पहली बार प्यार में पड़ा था और वो वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कुछ भी नहीं, वो अपने दोस्तों के अलावा बाकी सभी को इंसान से कम समझता है। आखिरकार वो साधु कैसे बन गया। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ये जानना चाहती हो कि आखिरकार वो सेज कैसे बना, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एंड वो ऐसा मन में बोल रहे होते हैं और यहाँ पे जो स्कारलेट है वो बोल रही होती है कि मुझे सुनाई दे रहा है। तभी इधर मेड बोलती है कि ऐसा इसलिए है कि जो हमारे मैजेस्टी है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा जानते हैं और दूसरे शब्दों में कहे तो उनका उसके बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। और जो स्कारलेट है वो तो हैरान ही हो जाती है एंड अपना सर पकड़ के बैठ जाती है क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वो जो है उसको अपने लिए बुरा फील करवाएगी, लेकिन उसका ये प्लान भी तो फेल हो जाता है। और वो यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि ये जो परिवार है काफ़ी बेकार है। वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे टीरेंट से कैसे करा सकते हैं, वो काफ़ी क्रूल है, मुझे पता है ये कोई अलग ही लेवल पे है। एंड वो क्रिंज स्माइल करते हुए बोल रही होती है कि अरे यार ये किस तरीके का परिवार है। एंड वो बोल रही होती है कि जिसने भी मुझे यहाँ पे छोड़ा है उसने मुझे स्कारलेट की मेमोरी भी दे दी है एंड इसके लिए उसका शुक्रिया कि मैं इतने डरावने सपने को भी याद कर पा रही हूँ। एंड इधर हम देखते हैं कि एक इंसान जो कि हमारे स्कारलेट के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है एंड यहाँ पे वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम इस पे नज़र रखना कि इसको सुबह तक कोई भी पानी का बूंद ना मिले। एंड ये सुनकर वो काफ़ी उदास हो गई होती है। एंड उसके फादर होते हैं ये जो कि बोल रहे होते हैं कि इसके पापा हमेशा से ही इसके साथ वायलेंस करते थे और तो और यहाँ के नौकर भी उसे नीची नज़र से देखते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और मुझे इसके परिवार में जितना भी याद है इससे मुझे ये तो समझ आ चुका है कि इसके परिवार के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकती। एंड यही सब वो सोच रही थी एंड बुक को क्लोज़ कर लेती है और मुझे यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी तब वो जो है एक नज़र फेरती है एक एनवेलप पे एंड वो बोल रही होती है कि मुझे इस एंगेजमेंट को तोड़ने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे हम उस एनवेलप को देखते हैं और वो बोल रही होती है कि एम्परर का बर्थडे बॉल पार्टी 10 दिन के बाद होने वाला है और ये स्कारलेट का पहली बार होगा जब वो ऑफिशियली उस एम्परर को अपने फियांसे के रूप में ग्रेट करेगी। इसका मतलब ये है कि अब वो वाला प्लॉट भी जल्द ही खुलने वाला है जब वो अपने प्यार से मिलने वाली हो या फिर वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हो। और वह सोच रही होती है कि आखिरकार ये उसके प्यार में कैसे पड़ गई जबकि उसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। और ये तो साफ बात है कि मैं उसके जैसा सेम चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। पर मेरी लाइफ अभी भी डेंजर में है,
जब चैरेला आ जाएगी तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगी मेरे लिए। फिर वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि क्या उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर बाद में दिखते कि यहाँ पे वो फिर भी मर रही है। एंड दूसरी बार सोचते हैं कि क्या उसे वहाँ पे उसके बाद जाके बोल देना चाहिए कि उसे एंगेजमेंट तोड़नी है। तो फिर वो सोचते कि नहीं, फिर भी ये जो है मर जाएगी। और वो सोच रहे होते हैं कि ऐसे तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी जैसे स्कारलेट की एंडिंग हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो फनी वे में फर्श पे भी पड़ी हुई रहती है एंड वो सोचती है कि क्यों वो पहले मुझे डंप नहीं कर सकता क्या। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचती है कि रुको, डंप, हाँ वो भी तो मुझे डंप कर सकता है। और वो सोचते हैं जो एंगेजमेंट है वो एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा गया है और इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए मुझे उसकी सहमति या फिर किसी एक की मृत्यु की ज़रूरत है। तो इसलिए क्यों ना मैं उसकी सहमति ही ले लूँ और इस रूल के हिसाब से हम लोग एक दूसरे को रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। वो ज़रूर एक डिफरेंट हो सकता है पर ये रूल्स फिक्स्ड है। एंड देन वो स्माइल करके बोली होती कि उसे मुझसे परेशान और थका हुआ बनाने के लिए मेरे पास बहुत से मौके होंगे। एंड ये कहते हुए वो पागलों की तरह खुद से हंसने लग जाती है। और क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हंस रही होती है तो जिसकी वजह से जो उसकी हंसी है वो बाहर तक सुनाई जा रही थी। एंड यहाँ पे मेड जो कि आ रही होती है पर रुक जाती है और वो उसकी हंसी सुनकर सोचती है कि वो बहुत देर से ऐसे हंस रही है खुद से और रो भी रही है, क्या वो ठीक है। और यहाँ पे वो अभी भी हंसी जा रही होती है। एंड यहाँ पे अब सीधा हम लोग देखते हैं 10 दिन के बाद जहाँ पे बर्थडे बॉल स्टार्ट हो गया होता है आज के दिन। इधर एक पर्सन बोल रहा होता है कि मेजेस्टी इकलौते वो इंसान थे जो मेरे से दयालु व्यवहार करते थे। अगर मैं उनके हाथों मर भी गई तो भी हमेशा मैं याद रखूँगी कि वो मेरे प्रति कितने जेंटल थे। एंड ये शायद स्कारलेट ही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये मेमोरी मुझे अभी क्यों याद आ रही है। और इधर दूसरी पर्सन बोल रहे होते कि माय लेडी क्या आप ठीक है। तो फिर स्कारलेट बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बोलती है कि मैंने इन दिनों किसी भी सर्वेंट को इधर देखा नहीं। और वो दूसरी पर्सन बोल रही होती है कि आप यहीं पे रहना, मैं आपके लिए क्लोथ्स लेके आती हूँ। फिर वो स्कारलेट बोलती है ठीक है तुम जाओ। और यहाँ पे फिर सोचती है कि मैं वैसे भी यहाँ से भागने का प्लान कर रही हूँ तो ये अच्छी बात है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है। और वो मेड जो कि बोल रही होती है कि माय लेडी आप अपने मुंह में ऐसे खाना लेके नहीं चल सकती है, आप अपनी प्रतिष्ठा के बारे में तो सोचिए। शायद इसीलिए, पर मुझे इस फैंसी बन की क्या ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं वो सोच रही थी कि क्या जो बॉल है वो रात को नहीं होने वाली, मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रही हूँ। एंड देन वो खुद को मिरर में देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता मुझे सुंदर दिखने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। और पीछे से उसकी मेड आती है जो कि बोल रही होती है ये रही आपकी ड्रेस माय लेडी। एंड इसका नाम होता है लूसी, इसको हम लूसी बोलने वाले हैं। और फिर जो हमारी स्कारलेट है वो सोच रहे थे ये लूसी ज़रूर मुझे जज कर रही है। तब वो खुद की ड्रेस को देखती है और वो उसको पकड़ के हुए बोलती है कि क्या ये नहीं है। और वो लूसी बोल रही होती है कि मुझे लगा था कि आपको ये वाली ड्रेस पसंद आएगी, लेकिन जो स्कारलेट है वो बोल रही होती है कि नहीं मैं यही वाली ड्रेस पहनूंगी। उसके बाद वो स्माइल करती है और बोलती है कि मैं ये वाली ड्रेस अपनी बोल के लिए पहन के जाऊंगी। इधर मेड बोलती है कि क्या आप श्योर है लेडी कि आप जल्दी नहीं कर रही है। तो जो स्कारलेट है वो बोलती है ये ठीक है, इनमें से कुछ ज्वेलरीज मैं पहन लूँगी। एंड यहाँ पे मेड बात कर रही होती है कि देखो इन्होंने कितनी सिंपल सी ड्रेस पहन रखी है उनकी पार्टी के लिए, ये थोड़ी सी बदल गई है, इन्होंने ज़रूर अपना दिमाग खो दिया है। और यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो बोलती है कि मैं अभी भी इनको सुन पा रही हूँ। और अब वो पूरी तरीके से तैयार हो गई होती है, बाहर निकलते हुए बोलती है कि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर वो खुद को देख के सोच रही होती है कि वाह मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए। और सच्ची में बोलूँ तो पीच कलर मुझ पे सूट नहीं करता, फिर भी मैं कितनी स्टर्निंग लग रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी कपड़े को अपने काम में ला सकती हूँ, तुम्हें मुझे प्राउड नहीं है क्या। वो ऐसे मेड को सुना रही होती है एंड मेड उसकी काफ़ी परेशान हो गई होती है एंड उसको देख रही होती है। और जो फिर स्कारलेट है वो बोल रही होती है कि क्या तुम अब अनाउंस नहीं करने जा रही कि मैं आ रही हूँ। तो मेड बोलती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। फिर वो बोलती है कि जो हमारी स्कारलेट है वो आ रही है, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो जा रही होती है। अब जो मेड होती है वो पूछती है कि क्या मैं डोर ओपन कर दूँ, लेकिन जो स्कारलेट है वो बोल रही थी क्या इसमें सच में चौंकने वाली बात है, आज एम्परर की बर्थडे बॉल की पार्टी है लेकिन फिर भी मैं इतना सिंपल बन के जा रही हूँ। खैर इसमें बहुत बुरा हुआ। एंड ये कहते हुए वो चली जाती है अंदर और बोलती है क्योंकि आज मैंने प्लान कर रखा है कि मुझे क्या करना है, तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। और ये सीटें कितनी आरामदायक है, ये सब कहते हुए वो काफ़ी खुश हो जाती है वहाँ पे।
और हम देखते हैं उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो ये बात सुन के स्कारलेट भी मुंह बना लेती है एंड वो उसको देखती है। फिर वो देखती है ये दिखने में तो बहुत दुखी लग रहा है, अब ये इसके बारे में क्या करने का सोच रहा है। स्कारलेट सोचती है कि जो ड्यूक है वो मुझे किसी कचरे की तरह ट्रीट करता है और मुझे जबरदस्ती नीचे की ओर धकेला जा रहा है। जो भी हो इसमें उसी का नुकसान है और मैं तो सिर्फ उन्हें इग्नोर ही कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि स्कारलेट को कोई बोल रहा होता है कि हे, क्या तुम बीमार हो। एंड हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है इज़ार अरमान और ये है हमारी स्कारलेट का स्टेप ब्रदर। और हमें बताया जा रहा है कि ये वही वह पर्सन था जिसने स्कारलेट को बचाया था और ये वो पहला इंसान था जिसने मुझे ढूंढा और बचाया जब स्कारलेट अपनी लाइफ ख़त्म कर रही थी तब, और मैं उसकी बॉडी में एंटर कर गई। और हम देखते हैं वो सीन जब वो आई थी तब यहाँ पे उसके हाथों पे चोट लगी होती है और वो बोली होती है कि ये लग रहा है क्या ये मेरा हाथ है। और वो हम देखते हैं स्कारलेट के स्टेप ब्रदर को जो कि बात कर रहा होता है फिजिशियन से। और वो स्कारलेट सोच रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन आखिरकार। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम कैसे, तुम अब आराम करो, ऐसे कहते हुए वो जो है वहाँ से चला जाता है और वो वहीं पे लेटी रहती है और वो बोलती है कि उसने सिर्फ मुझे देखा और चला गया। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वरिड था। पूरी स्कारलेट की मेमोरी में जो इज़ार है उसने अच्छे से उसको ट्रीट किया है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा। और जो इज़ार है वो सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रही है, ये मुझे डरा रही है ऐसे। और फिर स्कारलेट बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा खुश होते हुए बोलती है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस, बिल्कुल तुम्हारी ड्रेस की ही बात कर रहा हो। तो जो स्कारलेट है वो बोलती है क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। और सच बोलूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड ये बात सुन के जो इज़ार है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने रूमर सुने थे पर तुम सच में अपना दिमाग खो चुकी हो। ये कहते हुए वो अपनी हंसी को रोकता है और फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इस बारे में भूल जाओ। और स्कारलेट सोचती है क्या इसने क्या बोला, और फिर वो सोचती है कि अब इसके साथ क्या हो चुका है आखिरकार। वो सोचती है कि इन कुछ दिनों में वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहा था। कोई बंदा बोल रहा होता है इधर कि मुझे याद नहीं तुम इस तरीके से किस तरीके से बात कर रही हो स्कारलेट अरमान, क्या तुम अपना दिमाग सच में खो चुकी हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये है ड्यूक अरमान, मतलब ड्यूक है इस पूरे फैमिली का। और इधर ड्यूक बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस गाड़ी से बाहर निकलो, तुम वापस से एक बार इधर आ जाओगे। और जो स्कारलेट है वो अपना डरावना चेहरा बनाते हुए बोलती है कि हाँ मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे स्कारलेट अपना सर पकड़ के बोलती है डिसएग्री, क्या आप मेरी इस ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ एक सिंपल कपड़ा पहनना चूज़ किया था, मैं इस टाइम कुछ सिंपल पहनना चाहती हूँ। जब से आपने मुझे थप्पड़ मारा था बहुत सारे फैंसी क्लोथ्स खरीदने के लिए, और वैसे भी मैं वो एक नहीं हूँ जिस पे आपको चिल्लाना चाहिए। आपका बेटा भी यहाँ पे है, वो परसों ड्रंक होके आया था, क्या वो नहीं आया था। और ये सुन के तो इज़हार सोच रहा है मैं बीच में कहाँ से आ गया अब। जो स्कारलेट है वो रोता हुआ चेहरा बना के बोलती है कि मैंने सुना था कि आपका बेटा ड्रंक होके रास्तों पे गाना गा रहा था और वहाँ के सभी लोगों ने ये र्यूमर्स फैला दी है और सुन भी ली है, क्या आपको इसके बारे में चिंता नहीं है। एंड यहाँ पे वो उससे सवाल करती है और बोलती है कि आपके फैमिली के रेपुटेशन के बारे में। और फिर वो मन में काफ़ी डरावनी हंसती है और बोलती है अब ये कैसा था बताओ, ये ज़रूर नाराज़ हो गया होगा इससे। और वो सोचती है कि इसके पास इतना भी दिमाग नहीं है इस बात का जवाब देने के लिए। फिर वो एक आँख खोल के उसको देखती है इज़हार को, और इज़हार भी उसी को देख रहा होता है। एंड देन वो सोचती है कि मुझे लगा था कि ये पागल हो जाएगा कि मैंने इसको अपने मैटर में घुसा दिया, लेकिन ये तो चुप खड़ा है। और ये सब सुन के जो ड्यूक है उसको गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है नाप शनाप। और जो बगल में बैठी लेडी है वो बोलती है तुम दोनों चुप रहो, सच में कितने लापरवाह बच्चे हैं। एंड इसका इंट्रो मिलता है, ये है डचेस मलिया अरमान, तो इसको हम लोग मिलिया बोलने वाले हैं। और ये जो है ड्यूक की सगाई तोड़ने के बाद उन्हें निकाल दिया था, लेकिन जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तब वो उन्हें वापस ले आए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये था कि उनके सगाई होते ही उनका बच्चा हो गया था, जहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर ऐसे थे और जो चाइल्ड है वो इज़हार ही था। और इसीलिए जो इज़हार है वो स्कारलेट से बड़ा है। और मैं इस बात से श्योर हूँ कि जो मिलिया है उसे स्कारलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि उसे ड्यूक की धोखेबाजी की याद आ जाती है स्कारलेट को देख के। और मैं भी उसे समझती हूँ कि ये इसमें एक विक्टिम है। अभी हम उसका पास देखते हैं जहाँ पे जो स्कारलेट होती है जब बच्ची थी और वो अपनी स्टेप मदर से माफ़ी मांग रही होती है। एंड उसकी स्टेप मदर जो कि बोल रही होती है कि इसे तब तक जाने मत दो तब तक कि ये अपना लेसन ना सीख ले। और हम देखते हैं स्कारलेट जब वो यहाँ पे रो रही होती है एंड प्लीज़ प्लीज़ कर रही होती है।
एंड वो प्रेजेंट में उसको देखते हुए सोचती है कि पर ये सही नहीं है कि वो अपना गुस्सा स्कारलेट पर निकाले। और वो बोल रही होती है मिलिया कि स्कारलेट तुम अपने पापा की सुनो। और फिर जो स्कारलेट है वो बोलती है ओ इज़ार क्या ये सच है कि तुम रास्ते पे सिंगिंग कर रहे थे, और क्या ये सच्ची बात है कि तुम जब भी ड्रंक होते हो तुम सिंगिंग करते हो, वो भी सबके सामने। एंड यहाँ पे मिलिया भी उसको देखती है एक नज़र काफ़ी गुस्से से। एंड वो उसको मिलिया को बोलती है कि आप अपने बेटे की चिंता करिए, और मैंने सुना था कि आप भी इस झगड़े में पड़ गई थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बुरी तरीके से नहीं पीटा गया होगा मैडम। एंड ये मैडम वर्ड सुन के जो मिलिया है वो काफ़ी शौक हो जाती है। स्कारलेट बोलती है कि मुझे पता है कि आप मेरी मदर बनना चाहती है, लेकिन आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सच में। और ये सुन के मिलिया अपना मुंह फेर लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पे स्कारलेट सोचती है कि जो एम्परर है वो मुझे पागल समझे और वो मेरी सगाई तोड़ने में मदद करे और मैं यहीं पे रुक जाऊंगी, पर मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है। पर जो भी हो, मैं जाने से पहले झपकी ले लेती हूँ, इससे पहले कि ये लोग मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दें। और फिर वो जो है वहाँ पे सो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पे सो रही होती है, काफ़ी आराम की नींद ले रही होती है। और वो फिर सपना देखती है जहाँ पे वो रो रही होती है और बोलती है कि क्या क्या ये मैं हूँ। और हम देखते हैं उसके आसपास से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। एंड ये सब देख के जो है वो काफ़ी डर रही होती है। वहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि कैरेज में जो कि वो गिर गई होती है और फिर बोलती है अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रीम था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सोते सोते गिर गई। देन वो कैरेज से निकलते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी लेट हुई हूँ, जो कि अच्छी बात है। एंड वो गुस्सा हो जाती है इस बात से, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई उठाएगा, पर उसे किसी ने उठाया ही नहीं। और फिर वो सोचते कि वो लेकिन वो सपना, वो सिर्फ एक सपना नहीं था, मुझे और बातों की भी चिंता है। उसके बाद जो स्कारलेट है वो अपने सामने देखती है एंड वो महल को देखती है। फिर वो बोलती है कि ऑल राइट, तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। फिर वो पूरा लोग देखती है, फिर बोलती है अब समय हो चुका है मेरे भयानक फियांसे से मिलने का। अब हम देखते हैं एक मैंशन का सीन, जहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है और उस गार्ड के आगे होती है हमारी स्कारलेट, जो कि भागती हुई आती है, जिसकी वजह से वो थक जाती है। उसके बाद वो अपना स्टाइल मारते हुए बोलती है कि क्या मैं लेट तो नहीं हुई ना, और क्या तुम मेरे लिए ये डोर ओपन कर सकते हो। और फिर वो मन में सोचते हैं कि इस तरीके से सभी की आंखें मेरी तरफ होगी, मैं डर रही हूँ कि क्या मैं ये नहीं कर सकती। तो वो गार्ड बोलता है कि मैं आपका नेम जो है अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैजेस्टी है वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। और स्कारलेट मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि वो चाहता है कि मैं जो हूँ चुपचाप से अंदर आ जाऊँ। तो वो जो है फिर गार्ड को बोलती है कि ठीक है, मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगी, अब आप मुझे अंदर आने दे सकते हैं, सॉरी पर मुझे जो है ना थोड़ा यादगार प्रवेश चाहिए। तो गार्ड बोलता है कि ओके माय लेडी। एंड जो है उसके बाद वो जो हमारी स्कारलेट है वो अंदर घुसती है, और अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं एंड खाने की चीज़ें होती है कुछ। और अंदर जब वो जाती है तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैंने सुना है इनके जो पूर्वज थे वो इससे भी शानदार पार्टी रखते थे। तो इसको देख के अब मैं सोच नहीं सकती थी कि वो जो उनके पूर्वज हैं उनकी पार्टी कैसे हुआ करती थी। वो आगे बढ़ते हुए बोलती है तो चलो, अब मेरा भयानक मंगेतर किधर है। जब वो आगे बढ़ रही होती है तो सब लोग उसी की तरह देख रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि देखो ये तो लेडी स्कारलेट है ना, तुमने उसकी ड्रेस देखी, वो क्या सोच के ये पहन के आई है। और जो हमारी स्कारलेट है वो उनकी तरफ देखती है और सोचती है कि तो चलो, मैंने इन लोगों का जो अटेंशन है अपनी तरफ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद वो एक लड़के को देखती है जो कि चुप खड़ा होता है और वो सोचती है कि क्या यही एम्परर है। फिर वो लड़का भी उसको देखता है और वो कंफ्यूज होता है। फिर जो स्कारलेट है वो देखती है उसके बालों का कलर, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और वो सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू नॉवल जो एम्परर है उसके बालों का कलर सिल्वर है और उसकी आंखें पर्पल कलर की है, तो ये तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो बोल रहे होते कि पता नहीं ये भी कहाँ पे है और इस जगह में इतनी शोर आ रही है ना। फिर उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है कि कितनी शर्म की बात है, मुझे लगा था कि जो अफवाहें है वो झूठी है, लेकिन जो स्कारलेट है वो सच में अपना दिमाग खो चुकी है। जो स्कारलेट है वो इन तीनों को देखती है और वो बोलती है कि ये तीनों मुझे किसी की याद दिला रही है। फिर उनमें से एक ग्रीन बालों वाली लड़की उसको देखती है एंड फिर हम देखते हैं कि जो स्कारलेट है वो उनको कुछ अलग ही नज़रिए से देख रही होती है। फिर वो बोलती है तो एक ट्रैफिक लाइट, ये बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह लग रहे हैं। फिर वो तीनों जो है स्कारलेट को हैरानी से देख रहे होते हैं एंड आपस में बोल रहे होते हैं कि ये ट्रैफिक लाइट क्या चीज़ है। तो दूसरी बोलती है कि सुनने में तो ये कोई नॉनसेंस सी लग रही है, पर मुझे लगता है कि र्यूमर सही है कि इसका दिमाग सच में ख़राब हो चुका है।
लेकिन हम देखते हैं जो स्कारलेट होती है वो उसका कंधा पकड़ के काफ़ी डरावना लुक देते हुए बोलती है कि क्या तुम मरना चाहती हो? मेरे पास बहुत काम है, इसलिए तुम मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। उसके बाद जो स्कारलेट है वो उसके कान में फुसफुसाती है और बोलती है कि एक क्विक लेसन कि कानों में ठीक से कैसे फुसफुसाया जाता है। उसके बाद वो जाते हुए बोलती है कि जब मैं पहले से ही तनाव में हूँ तो ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे साथ मत भिड़ो। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और चारों तरफ के एरिया को देख के वो बोलती है कि ये सारे लोग ये इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है और असल में तो ये लोग मेरे से बचना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सब स्कारलेट के बदनाम प्रतिष्ठा के बारे में है। स्कारलेट बॉल पार्टी में गई थी क्योंकि एम्परर को उससे काम था और सच्ची में कहे तो जो स्कारलेट है वो उसके पोलाइट मैनर्स को देख के उससे के प्यार में गिर गई थी। पर वो भी इस बात को जानती थी कि जो एम्परर है उसको उसकी ज़रूरत है, ऐसा करने वाला वो इकलौता इंसान था। फिर जो हमारी अभी वाली स्कारलेट है वो सोचती है कि वो कितनी पागल थी, ये कितना भयंकर रीज़न था उसका उससे प्यार करने के लिए। उसके बाद वो अपना ऐसे चल रही होती है लेकिन उसका जो सर है वो दीवार से टकरा जाता है और पीछे से कोई बोल रहा होता है कि वो लेडी स्कारलेट है ना। लोग बोलते हैं कि वो अपना दिमाग खो चुकी है। उसके बाद स्कारलेट जो कि ये सुनती है तो वो बोलती है कि अच्छा तो यहाँ पे अब कोई और भी है जो मेरे से लड़ना चाहता है, तो ठीक है अब मैं देखती हूँ कि आखिरकार वो है कौन। फिर वो देखती है पीछे मुड़ के तो वो एक लड़का होता है और जो स्कारलेट है वो बोलती है ये कौन है। फिर वो जब उसको देखती है तो वो अपना जो है फ्रॉक है अपना हाथ में पकड़ लेती है और फिर बोलती है कि चलो तो ईमानदारी से स्कारलेट अब मैं इसको ग्रीटिंग करने वाली हूँ। फिर वो जो है मैजेस्टी को ग्रेट करती है और हम देखते हैं सामने जो कि ये हीरो होता है आई गेस। और इधर स्कारलेट बोल रही होती है कि मैं मेरा नाम स्कारलेट अरमान है और जो स्कारलेट है वो मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि वो जो है उसके मैनर्स पे नहीं फिदा हो गई थी, मुझे लगता है कि उसके चेहरा से उसका ज़्यादा लेना देना था। और यहाँ जो हमारी स्कारलेट है वो उसको कुछ अलग ही तरीके से देखती है जहाँ पे वो बोल रही होती है कि एक सुंदर आदमी जो कि कोल्ड और शार्प लुक के साथ और उसके पीछे खड़े लोग जो कि बिल्कुल स्क्विड की तरह लग रही है, पर मैं इसके लुक्स की वजह से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये एक भयानक मर्डरर है और ये किसी भी वक्त मेरा सर काट सकता है। और फिर हम देखते हैं वो जो है स्कारलेट को बोल रहा होता है कि क्या कुछ गलत हुआ है लेडी स्कारलेट। स्कारलेट सोचती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और फिर वो उसकी तरफ देखती है और वो सोचती है कि क्या इसने मेरी तरफ अभी सर झुकाया। और जो हमारी स्कारलेट है वो उसको एक लेडी के साथ में इमेजिन करती है जिसका नाम चेरेला है उस लेडी का नाम, और वो सोच रही होती है कि कैसे कैसे कोई भयानक इंसान इतना क्यूट हो सकता है। क्योंकि वो ब्लश कर रही होती है इसलिए वो खुद को स्लैप मारती है और बोलते नहीं नहीं फोकस करो मैं यहाँ पे किस रीज़न से आई हूँ। फिर जो हमारी स्कारलेट है वो अपना सर उठा के हंसते हुए बोलती है नहीं योर मजेस्टी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ पर आपके इस आकर्षक रूप ने मेरा ध्यान भटका दिया। उसके बाद वो स्कारलेट एम्परर को बोलती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या मैं पूछूं? तो वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो जो एम्परर है वो अपना काफ़ी बढ़िया बिंदास लुक बनाते हुए बोलता है कि अगर ये सच भी है और तुम मेरा इंटरेस्ट अगर अपनी तरफ करना चाहती हो तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम अभी से हार मान लो। तो जो स्कारलेट है वो सोचती है कि अच्छा तो इसको इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, खैर यही तो मैं चाहती हूँ। उसके बाद वो उसको बोलती है कि ये पहली बार है मेरा कि मैं खुद अपने आप को आपके सामने अपने मंगेतर के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। स्कारलेट इधर बोलती है योर मैजेस्टी, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है तो क्या आप उसे नहीं देखना चाहेंगे? तो इधर एम्परर बोलता है कि ठीक है तो चलो देखते हैं। और ये सुन के तो हमारी जो स्कारलेट है वो काफ़ी खुश हो गई होती है। और इधर एम्परर बोलता है कि पर तुम तैयार रहना, अगर तुम मुझे सरप्राइज़ करने में फेल हो गई तो मैं शुरू हो जाऊंगा। और इधर स्कारलेट सोच रही होती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्या तुम अपना ये शांत चेहरा कुछ देर तक नहीं रख सकते? फिर हम देखते हैं स्कारलेट को जो कि एक वाइन का गिलास उठाती है और स्कारलेट बोलती है कि अब मैं जो हूँ मैजिक का यूज़ करने वाली हूँ, अपनी इस डल ड्रेस को कैसे रेड ड्रेस में बदलती हूँ आपके इस बर्थडे के सेलिब्रेशन में। वो उसके बाद जो है वाइन का गिलास अपने ऊपर ही गिरा लेती है जिसकी वजह से उसका जो पूरा ड्रेस है उसके ऊपर वाइन गिर जाता है और जो हमारा प्रिंस एम्परर है वो उसको देखता है। फिर जो स्कारलेट है फिर वो बोलती है कि हाँ तो ये कितना ज़्यादा फ्रिग्रेंट कर रहा है, प्लीज़ मेरी इस ड्रेस को देखो, ये कितना ब्रिलियंट लग रहा है। एंड स्कारलेट जो कि मन में सोच रहे होते हैं कि तो फिर ये कैसा था। और वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या इसने अभी अपने खुद के ऊपर शराब गिरी, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो लोग डर रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है एम्परर को स्कारलेट की क्या मैंने आपको सरप्राइज़ किया? उसके बाद जो एम्परर है वो भी काफ़ी शॉक हो गया होता है उसको देख के।
और जो स्कारलेट है अब वो सोच रहे होते कि उसके चेहरे के अंदाज़ को देख के अब मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ये काम कर चुका है और ये भी हो सकता है कि वो अब जो है इस एंगेजमेंट को तोड़ दे। अब हम स्कारलेट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो स्कारलेट है वो एम्परर को मैसेज में लिख रही होती है कि योर मैजेस्टी आप बिल्कुल सन और मून की तरह है जैसे कि पूरे इस एम्पायर का वाटर फ्लावर ट्री। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चिट्ठी में लिख रखी होती है कि हम लोग जो है अपने बॉल में ज़्यादा नहीं मिल सके इसलिए मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगी। उसके बाद हम उसकी शक्ल देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और वो बोल रहे होते हैं कि हाँ अब ये ठीक है और मुझे उम्मीद है कि उसने जो है हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी होगी पर मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट मीटिंग के लिए शेड्यूल करने की ज़रूरत है। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि एक बार सगाई होने के बाद एम्परर और उसके फियांसे को हर महीने एक मीटिंग करने की ज़रूरत होती है और इन मीटिंग्स को रिटर्न रिकॉर्ड में डाला जाता है और जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं होता है। फिर हम देखते हैं वो अपना जो लेटर लिखा होता है वो उसको देख रही होती है और स्कारलेट बोलती है कि मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती इसलिए मैं अपनी फ़र्स्ट डेट के लिए टाइम और प्लेस खुद से सेट कर लूँगी। और वो बोलती है कि वो बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है और अगर मैं उसे पागल बनाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ टाइम की ज़रूरत है ताकि मैं उसे कन्विंस कर सकूँ कि हाँ मैं सचमुच बहुत ही पागल लड़की हूँ और मैं हैरान हूँ इस बात से कि वो पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और वो सोचती है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कि कल मैंने जो है ज़्यादा जंगली बिहेव नहीं किया और अगर वो मुझे अपना शेड्यूल भेज देता। फिर वो बोल रही होती कि क्या तुम यहाँ पे हो लूसी। तो जो लूसी है वो उसकी मेड है वो बोल रही होती कि यस लेडी स्कारलेट और जो स्कारलेट है वो उसको बोल रही होती है कि क्या तुम मेरा अकाउंट बुक यहाँ पे लेके आ सकती हो। जो स्कारलेट है वो सोच रही होती है कि स्कारलेट के पास एसेट्स थे जो कि उसकी मदर लेट डचेस ने छोड़े थे। ये ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन उसने इनका यूज़ किया था चेरेला को मारने के लिए। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए तो उसने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पैसे उधार में लिए और ये सोचकर कि वो जो है ये सारे पैसे ख़त्म कर देगी। वो ये सब चीज़ें सोच ही रही होती है तभी उसकी नज़र पड़ती है एक प्याले पे जहाँ पे उधर उसकी फेवरेट चाय रखी होती है और वो बोल रहे होते कि ये तो मेरी फेवरेट है। फिर वो लूसी को थैंक्स करती है इस बात के लिए खुश होकर जिसकी वजह से जो लूसी है उसका रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ पे लूसी भी बोल देती है कि कोई बात नहीं माय लेडी। और जो स्कारलेट होती है वो बोल रही होती है कि लूसी मैं तुम्हें अभी भी देख सकती हूँ। और यहाँ पे स्कारलेट फिर सोच रही होती है कि जब भी मैं इसको थैंक यू करती हूँ तो लूसी का रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है और जिसको देख के तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ हंसने से। और फिर वो बोल देती है कि मेरा मतलब तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं लूसी जो कि जा रही होती है और वो बोल रही होती है कि बिल्कुल और अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे को बता देना। और यहाँ पे स्कारलेट बोल देती है ओके एंड उसको बाय कर देती है। और फिर वो अपने सामने देख रही होती है और जिसके आगे कुछ सामान रखे हुए थे और वो बोल रही होती है कि तो ठीक है अब मुझे इसके बारे में सोचना होगा। और वो बोल रहे होते हैं कि इतने पैसे मेरे लिए काफ़ी नहीं है इस जगह से भागकर मेरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। मैं श्योर हूँ कि स्कारलेट ने इन पैसों को सेव करने की ट्राई की होगी पर मुझे और भी पैसों की ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली मुझे अमीर बनने का एक रास्ता पता है। फिर हम देखते हैं एक जगह है जहाँ पे लिखा होता है कि द सेफ जोन। फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है जिसे क्रेडल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे ये बंजर भूमि है जहाँ पे जादू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि ये डेजर्ट लैंड कैपिटल के बीच में स्थित है लेकिन जब चरला को इसमें छुपी हुई सुरक्षित परियों का पता चला तो ये जो खोज है एक सोने की खान बन गई थी। और जो स्कारलेट है अब वो यहाँ पे काफ़ी डरावनी हंसी हंसती है और फिर वो बोल रही होती कि हाँ परिया अगर मैं उनका अप्रूवल पा लूँ तो मैं अपना काम पूरा करवा सकती हूँ। और वो बताती है कि इस दुनिया में जो मोस्ट वैल्यूएबल जेम है वो है द फेरी स्टोन। और वो हंसते हुए बोलने लगते हैं कि मैं उसको लेकर उसे बेच सकती हूँ। अब हम देखते हैं पीछे से उसकी मेड लूसी वो बोल रही होती है कि माय लेडी आप कहाँ पे जा रही है। तो जो स्कारलेट है वो बोल रही होती है कि मैं बैंक में जा रही हूँ अपने विड्रॉल के लिए और ऐसा बोलते हुए वो हंसने लग जाती है। फिर हम देखते हैं अपने एम्प्रर के हाउस का सीन जहाँ पे जो एम्प्रर है अपने कपड़े वगैरह उतार रहा होता है और नीचे फेंक देता है अपनी तलवार को। फिर वो लेट जाता है बेड पे और वो सोचने लगता है कि किस तरीके से उस लड़की ने मतलब कि स्कारलेट ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया था। और जो हमारा एम्परर है वो सोचता है कि कितना रिडिकुलस था ये, क्या वो मेरे से डरती नहीं है। फिर हम देखते हैं उसका एक सीन जहाँ पे वो छोटा होता है और उसको किसी ने पकड़ रखा होता है। वो बोल रहे होते हैं कि कैरेलियन तुम बहुत ही अनलकी चाइल्ड हो, अगर तुम कभी जन्म ही ना लिए होते और तुम अपनी मजेस्टी के प्रेजेंस में केयरफुल रहना वरना तुम अपना सर खो दोगे। और यहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जाना पहचाना नियम टूट गया जिसे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। और जो हमारा एम्परर है अब वो खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि कितना एनोइंग है ये। फिर वो जो है स्कारलेट को याद करता है कि कैसे वो उसको आँख मर रही थी। यहाँ पे एम्परर सोच रहा होता है कि वेल पूरी तरीके से तो नहीं
पर स्कारलेट अरमान अपने नाम के बिना कुछ भी नहीं है। अरमान फैमिली, जिनका पतन ऑलरेडी हो चुका है, पर फिर भी उन्होंने अपना प्रभाव बनाया हुआ है। यही कारण है कि मैंने अपनी जो सगाई है वो आगे बढ़ाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके आगे एक लड़का आया होता है और वो बोल रहा होता है कि वो क्रूर और निर्दय है, योर मैजेस्टी। और क्या आप श्योर है कि वो हमारे नेक्स्ट एम्प्रेस बनने के लिए सही है? अब जो एम्परर है वो स्कारलेट का लेटर पढ़ने लग जाता है जो कि उसने लिखा था, जहाँ पे लिखा होता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। जो एम्परर है वो सोच रहा होता है कि हम लोग इसके ऊपर सिर्फ बाहर से ही इसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। पर ये लड़की डेफिनेटली अजीब है, पर अभी इसने इतना कुछ नहीं किया है कि मैं इसे मार सकूं। और वो सोचता है कि शायद से मुझे इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए और पता लगाना होगा कि ये कौन है, किसी स्कारलेट अरमान की तरह नहीं, पर एक पर्सन के रूप में। अब हम स्कारलेट का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई उसको चिल्ला रहा होता है कि लेडी स्कारलेट, और वो बोलती है कि हाँ, यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि आपके लिए इंपीरियल प्लेस से एक लेटर आया है। तो जो हमारी स्कारलेट है वो काफ़ी खुश हो जाती है और उस लेटर को पकड़ के बोलती है ऑल राइट, तो चलो अब तुम ये बोलो कि तुम मेरे से एंगेजमेंट तोड़ रहे हो। लेकिन जब वो उस लेटर को देखती है तो वो शायद से अपसेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अच्छा, तो ये ऐसे होगा, हाँ। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि तो फिर अब मुझे अपना गेम को शुरू कर लेना चाहिए, एंड वो उस लेटर को मचोड़ देती है। उसके बाद वो बोलती है कि चलो तो कैलियोर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी जंगली हो सकती हूँ। यहाँ पे स्कारलेट मन में सोचती है कि जब चारेला ने एम्परर को बर्थडे विश करने की कोशिश की थी, तब एम्परर ने बोला था कि मुझे डाउट है, मेरे बर्थडे के दिन जब मैं पैदा हुआ था किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने की कोशिश की होगी। और उसने अपने सच्ची फीलिंग को छुपाते हुए ये कहने पर जोर दिया कि प्लीज़ ऐसा मत कहो। और यहाँ पे स्कारलेट सोचते कि यही जो बात है नोवेल पे लिखी हुई थी, और अगर वो अपनी प्रेमिका के मुंह से ये बर्थडे विशेस नहीं सुनना चाहता है तो उसे ज़रूर इन शब्दों से नफरत होगी। इसलिए यहाँ पे स्कारलेट उसको बोलती है कि योर मैजेस्टी, मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और पीछे खड़े लोग बोल रहे होते कि वाह, वो दिखने में ही काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। और इधर स्कारलेट जो कि ये सोच रहे होते कि तो चलो अच्छा है, मैंने अब उन पे अपना बैड इंप्रेशन जमा दिया है। और जो एम्परर है वो बोल रहे होते हैं कि ड्यूक अरमान। तभी जो ड्यूक होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं यस यस योर मैजेस्टी। तो जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो लेडी स्कारलेट है उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप उन्हें घर पे ले जाइए और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए। और फिर ये बात सुन के वो भी मुंह लटकाते हुए रह जाता है ड्यूक। और जो हमारी स्कारलेट होती है वो तो हैरान हो जाती है, पीछे मुड़ के देखती है और फिर वो बोलती है कि मैं इस बात को मानती हूँ। और वो मन में सोचती है कि जब वो मुझे गुस्से में देख रहा था तब भी वो मुझे बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और यहाँ पे वो जो है काफ़ी कंफ्यूज रहता है। और यहाँ पे वो बोल देती है स्कारलेट कि हाँ हाँ मैं समझ गई क्यूटी। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इसने अभी तक किसी को भी इतना जंगली होते हुए नहीं देखा होगा, और अगर मैं लकी हुई तो इसने जो है अभी एंगेजमेंट तोड़ देनी है। और ऐसा वो सब सोचते हुए उसको एक आँख मारती है। और इन सभी हरकतों को देखकर तो हमारा जो एम्परर है वो भी काफ़ी कंफ्यूज रहता है। और स्कारलेट जाते जाते बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी ख़त्म नहीं हुई हूँ, योर मैजेस्टी, मैं आपके लिए वापस आऊँगी। और इधर हम ड्यूक अरमान को देखते हैं जो कि गुस्से में अपना हाथ पटकता है और वो बोलता है कि तुम ज़रूर अपना दिमाग खो चुकी हो, ये तुमने क्या किया। और जो हमारी स्कारलेट है वो सोच रही होती कि इस ये तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और मुझे लगता है कि आज मेरे सक्सेस का दिन था। यहाँ पे स्कारलेट का स्टेप ब्रदर बोलता है कि हे, क्या तुम ड्रंक हो? तुम्हें पता है तुम कितनी बदबू मार रही हो? और क्या ये वाइन है? तो स्कारलेट सोचती है कि अरे नहीं, इसको तो बस अपना मूड ख़राब करना है। इधर स्कारलेट बोलती है कि क्या, मुझे तो लगा था कि ये सुंदर लग रहा है, देखो तो सही ये कितना सूट कर रहा है मेरे ऊपर, ऐसा वो बोलती है। और ये सुन के तो वो अलग ही रिएक्शन कर देता है। फिर स्कारलेट अरमान ऐसा कुछ चिल्लाता है और हम देखते हैं कि ये होती है उसकी स्टेप मदर, जो कि बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फिजिशियन को बुला रही हूँ। और स्कारलेट बोलती है पर क्यों? और उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। और स्कारलेट बोलती है अरे आप ये ऐसा कैसे कह सकती है? और स्कारलेट मन में सोचते हैं कि हाँ, इससे मैं अपने एंगेजमेंट को भी तोड़ सकती हूँ और इस परिवार से भी भाग सकती हूँ। और इधर स्कारलेट अपनी स्टेप मदर को बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि जो मैजेस्टी है उन्हें ब्लड रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैं तो उन्हें बस सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, आखिरकार मैं उनकी फियांसी हूँ। और फिर वो क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है कि और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और ये सब सुन के जो स्टेप ब्रदर है उसका शौक में रह जाता है, फिर बोलता है ठीक है। और स्कारलेट बोलती है कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ? मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं जो हूँ
मेरे एम्परर को मतलब मैजेस्टी को उन्हें सरप्राइज़ करूँगी, क्योंकि उन्हें रेड कलर बहुत पसंद है। तो मैं अपने पूरे शरीर को रेड कलर से सजा दूँगी और अगली बार सीधे उनके बाहों में कूद जाऊँगी। उसका स्टेप ब्रदर बोलता है कि मुझे शक है कि वो तुम्हें मार देगा, और जो स्कारलेट होती है वो बोलती है कि मुझे डाउट है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्या हम नहीं बने हैं, ऐसा वो उसको बोल रही होती है। और वो अपने स्कैरी लुक बनाते हुए बोलती है कि जब भी हम मिलेंगे तो मैं उससे उसका बाल का एक टुकड़ा भी मांगने वाली हूँ। और ये सुन के तो जो उसका स्टेप ब्रदर है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और इमेजिन करता है, और वो बोलता है कि पर क्यों। और यहाँ पे स्कारलेट बोलती है ये मेरे गुड लक के लिए, और मैं उसके बालों को पिल्लों के नीचे रख के सोने वाली हूँ, जिससे कि मेरी मैरिज काफ़ी हैप्पी लाइफ में बदल जाएगी। और यहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर काफ़ी कंफ्यूज रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्कारलेट सोच रहे होते हैं कि क्या मैंने ये ज़्यादा कर दिया, मुझे लगता है कि ये काम कर गया है। और फिर यहाँ पे उसका भाई बोलने जा रहा होता है कि स्कारलेट मुझे लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वो लोग जो है अपने हाउस में आ गए होते हैं। हम लोग उसका घर देख पाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है, और उसका कैरेज रुक गया होता है इधर। और इधर एक लड़का होता है जो कि सोच रहा होता है कि क्या ये लोग जल्दी आ गए हैं, क्या कुछ हुआ है। मुझे आशा है कि लेडी स्कारलेट ने कुछ ट्रबल नहीं किया हो उधर, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया होगा। पिछले कुछ महीनों से उनका व्यवहार काफ़ी शांत है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वो अपना पैर मार के कैरेज का दरवाज़ा खोल देती है और भाग जाती है। और यहाँ पे वो कंफ्यूज खड़ा रह जाता है, और उसके स्टेप मदर पीछे से बोल रहे होते हैं कि पकड़ो उसे और फिजिशियंस को बुलाओ, स्कारलेट जो है उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या ये लेडी स्कारलेट थी। और फिर यहाँ पे वो चेक करते हैं कैरेज पे और कौन कौन है, लेकिन वहाँ पे कैरेज खाली होता है। वो बंदा पूछ रहा होता है स्टेप मदर से उसके कि क्या लॉर्ड इज़हार आपके साथ नहीं आए। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, और हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है स्कारलेट को, स्कारलेट मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो, क्या तुम मरना चाहती हो, पर तुम्हारा फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसके स्टेप मदर बोल रही होती कि इज़हार तुम ऐसा नहीं बोल सकती। फिर हम देखते हैं कैरेज के बाहर से आवाज़ आ रही होती कि हे निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे वो बोल रहे होते कि तुम अपने बारे में चिंता करो इडियट। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं इजाज को कैरेट से फेंक दिया होता है, और वो सोच रहा होता है कि क्या क्या मेरे साथ ऐसा सच में हुआ। और अब बारी आती है ड्यूक की, जो कि बोल रहा होता है कि स्कारलेट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो अपना हाथ ऊपर करके बोलती है कि और एक बार जब मैं एम्परर से एंगेजड हो जाऊंगी तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो बोलती है कि और वैसे भी मुझे लगता है कि आप उन मैजेस्टी के फियोंसे को हर्ट नहीं करना चाहेंगे। एंड अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप मदर जो कि काफ़ी परेशान हो गई होती है, और वो सोच रही होती है स्कारलेट के बारे में कि जो स्कारलेट है वो पहले ऐसे कभी भी नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह हो चुकी है। इधर हम एम्परर को बैठे हुए देखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा एम्परर है वो कुछ पढ़ रहा होता है। तभी जो है उसको पीछे से आवाज़ आती है, और पीछे एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि योर मैजेस्टी मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया, और मेरे पास आपके लिए आपको रिपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ भी है। अब इधर जो एम्परर है वो सामने देखता है और अजीब सा मुंह बनाता है, और वो बंदा बोल रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी तो सिर्फ सुबह है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि आप ये काम जल्दी कर लेंगे। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह है एम्परर का चांसलर काउंट ग्लोवर। और वो अजीब से स्माइल देते हुए बोलता है कि क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया सर, अब यहाँ पे काम करने का समय हो चुका है। और वो मन में सोच रहा होता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं भूख से मरे जा रहा हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है। और जो हमारा एम्परर है वो सोच रहा होता है कि मैं इसे सचमुच सुन सकता हूँ। और तभी उस गोले में से उसको आवाज़ आती है, और यहाँ पे पीछे से बोल रहा होता है क्लोवर कि क्या ये काउंट ल्यूमन है। तो फिर यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है कि ये है हेड ऑफ इंटेलिजेंस, और इसका नाम है काउंट ल्यूमन। और इधर क्लोवर बोल रहा होता है कि अगर काउंट ल्यूमन को भी इधर बुलाया गया है तो ये ज़रूर उसी के बारे में होगा। और जो हमारा एम्परर है वो बोल रहा होता है कि मुझे इसके बारे में ना बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। और एम्परर क्लोवर को बोल रहा होता है कि रिपोर्ट को फिर से तैयार करो। यहाँ पे क्लोवर सोच रहा होता है कि मुझे तो ये पता ही था। और जो हमारा ल्यूमन होता है वो अपना अजीब सा चेहरा बना के बोल रहा होता है कि क्या क्या मेरा रिपोर्ट इतना ज़्यादा भयानक था योर मैजेस्टी। एंड यहाँ पे क्लोवर बोल रहा होता है कि इसको देख कैसे लगता है कि ये तो यहीं पे फूट फूट के रोने वाला है। खैर हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो वैसे भी हाउस अरमान का है। जो अरमान हाउस के एंसेस्टर थे वो हमारे लिए हीरोज थे, और ये लोग कैलियोर और लिसाबेल की तरह ही पूजे जाते थे। और बल्कि एम्परर के राइट हैंड आदमियों को भी अरमान हाउस के पूर्वजों और उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने में भी कठिनाई हो रही है। स्कारलेट के बार बार जाने के कारण ही जो हमारा ल्यूमन है उसको इधर मौका मिल गया है इस रिपोर्ट को मैनेज करने में, इस वजह से वो कामयाब हो पाया है।
और इधर क्लोवर बोलता है कि लेकिन ये सब करने में काफ़ी मेहनत भी लगी होगी, और जो हमारा एम्परर है वो बोल रहे होते हैं कि ये सब बेकार है, क्या तुमने थोड़ी-सी भी जाँच किया है? और जो क्लोवर है वो तो सोच रहा होता है कि ये कितना कठोर बन रहा है। मुझे ये तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद, काउंट लीमन ज़रूर इसके बारे में रो रहे होंगे, और क्या होगा अगर उन्होंने ये काम मुझे दे दिया तो? और यहाँ उस गोले में से वो आवाज़ मार रहा होता है, योर मैजेस्टी। बट इधर तो उसने ये गोले को डिस्कनेक्ट कर दिया होता है, और जो क्लोवर है वो बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं देख सकता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ फिर ओवरटाइम काम करने। और इधर क्लोवर बोल रहा होता है एम्परर को कि आप चुन सकते हैं कि आप किसकी जांच करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एम्परर है वो यहाँ पे बोलता है हाउस अरमान और स्कारलेट अरमान की। और इधर क्लोवर बोल रहा होता है कि पर स्कारलेट अरमान की उनकी तो सगाई हो चुकी है, तो फिर अब क्यों? यहाँ पे क्लोवर बोल रहा होता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उन लेडी का इन्वेस्टिगेट करूँ? तो वो बोलते हैं मुझे जिस किसी चीज़ में भी रुचि है, और आप उनका विवेक का उपयोग करें। तो इधर क्लोवर बोल रहा होता है कि जैसी आपकी इच्छा। फिर वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मुझे पूरे परिवार पर नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, ये बहुत आसान काम होगा। और इधर क्लोवर पूछ रहा होता है कि अब मैं क्या आपका शेड्यूल ले सकता हूँ सर? तो यहाँ पे जो एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हें जो है उसे पूरे 1 महीने देखने की ज़रूरत है। तो इधर क्लोवर बोल रहा होता है कि जब आप उससे मिलेंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करूँ। एम्परर यहाँ पे सोच रहा होता है अच्छा, तो मुझे अब उससे फिर से मिलना होगा। और जो एम्परर है वो स्कारलेट को यहाँ पे याद करने लग जाता है, और फिर उसके बारे में सोचते हुए बोलता है कि तो तुम सही कह रहे हो मुझे लगता है। और बोलता है कि शेड्यूल जो है वो तय नहीं है, तो आप एक शेड्यूल लेकर अरमान के घर पे भेज सकते हैं, और मैं आपसे कम से कम महीने में 1 बार बैठक करने के लिए कहूँगा। तो क्लोवर भी बोलता है यस योर मैजेस्टी। और जो क्लोवर है वो बोल रहा होता है कि तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और हम देखते हैं कि जो क्लोवर है वो जाता है और बोलता है क्यों? क्यों वो इतने खुश लग रहे थे, और वो थोड़ा अलग ही मुँह बनाता है इधर। मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो हमारे एम्परर है वो लास्ट टाइम कब इस तरीके से स्माइल किए थे, और क्या क्या वो स्कारलेट लेडी के साथ कुछ करने वाला है, और क्या जो स्कारलेट लेडी है वो कोई खेल खेल रही है उनके साथ? इधर क्लोवर इमेजिन कर रहा होता है कि जो स्कारलेट है वो बोल रहे होते हैं कि ये जो एम्परर है हम मेरे हैं, और वो बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मुझे उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कारलेट को जो कि कुछ पढ़ रही होती है, और ये और कुछ नहीं बल्कि एम्बर ने ही ये लेटर भेजा था, और यहाँ पे उसको इनवाइट किया होता है हमारे स्कारलेट को, और वो बोल रहे होते हैं कि वो जो है इस पैलेस तक पैदल चल के आए। और यहाँ पे जो स्कारलेट है वो बोलते हैं क्या क्या तुम मुझे ट्रेन कर रहे हो कि मैं पैदल चल के आऊँ तुम्हारे लिए? फिर वो कुछ सोच रही होती है और बोलती है कि मुझे देखने दो ज़रा, मुझे क्या करना चाहिए अगली बार। मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा था, लेकिन इस बार जो है मैंने सोचा है कि कुछ मेमोरेबल बनाना है। और यहाँ पे स्कारलेट प्लान बनाती है कि मुझे केयरफुली उनके लिए कुछ गिफ्ट ले लेना चाहिए, और मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनको जो मेरा हर गिफ्ट है वो ना पसंद आए। एंड ये सोच के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी स्कैरी स्माइल करने लग जाती है। फिर बोलती है कि अगर मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई तो भला मैं किस तरीके की गेस्ट हुई। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कारलेट जो कि खुश होती है और बोल रही होती है कि वाओ, महल के बाहर की दुकान कितनी अच्छी है, मुझे यकीन है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे कुछ कम ही समय में मिल जाएगा। और ग्रेप फ्रूट और वाइट फ्लावर, इन 2 चीज़ों से एम्परर को सख्त नफ़रत है। और यहाँ पे स्कारलेट बोल रही होती है कि उसको ये क्यों नहीं पसंद वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। मुझे पता है कि मैं उसके लिए पूरा बकेट लेने वाली हूँ। इसलिए वो दुकान वाले को बोलती है कि मुझे वाइट फ्लावर चाहिए, और जितना स्ट्रॉन्ग सेंट होगा उतना अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं उसने वो परचेज़ कर लिया होता है, एंड जो शॉपकीपर होता है वो बोल रहे होते हैं कि मैं श्योर हूँ कि आपका लवर आपको अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे स्कारलेट जो है मन में सोच रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि वो ज़रूर इसे हेट करेगा, और अब बारी मेरी जाने की है। एंड यहाँ पे वो जा रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ऑल राइट। तो अब बारी है उसे एक लेसन सिखाने की। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, कोई बोल रहा होता है उसको कि तुम पूरे 2 घंटे 13 मिनट लेट हो स्कारलेट लेडी। और यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि काफ़ी थक गई होती है, और वो बोल रही होती है कि मैं किस तरीके से भाग के आई हूँ, और मेरे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी थी। एंड क्लोवर बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो बोल रहा होता है कि ये शेड्यूल के लास्ट आइटम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है। और यहाँ पे क्लोवर अपने बारे में बोलता है कि मैं चांसलर क्लोवर हूँ, और मैं आपको आज पैलेस के बारे में गाइड करने वाला हूँ, और आप मुझे क्लोवर कह सकते हैं। यहाँ पे स्कारलेट बोलती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई क्लोवर। और क्लोवर बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मैजेस्टी है वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्कारलेट भी सोच रही होती है कि ये बिल्कुल वैसा ही जैसा बुक में बताया गया है कि वो एक वर्कaholic है और थोड़ा अननोइंग भी। मैंने उसे बर्थडे बॉल पार्टी में भी नहीं देखा था, मुझे यकीन है कि वो बेहोश हो गया होगा अपनी पूरी नींद लेने के लिए।
और वो बोलती है कि कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पे सब कुछ इतना अंधेरा है। और क्लोवर बोल रहा होता है कि आमतौर पर यहाँ पे मैजिक लैम्प्स होते हैं, लेकिन आज जो है मैजेस्टी ने इनको बुझा दिए हैं और मुझे यकीन है कि आप अगली बार नाइट के टाइम पे पैलेस देखेंगे। और यहाँ पे फिर जो हमारी स्कारलेट है वो पूछ रही होती है कि क्लोवर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो क्लोवर बोलता है कि हाँ। तो फिर वो पूछती है कि क्या ये कोई डेंजर है।